क्या हाल चाल सबके। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, केम छो, कैसा का है, कैसे हो सब? बढ़िया, आई होप। कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो, आई होप भाई सब लोग बढ़िया कर रहे होंगे। तो भाई एज पर शेड्यूल मैंने क्या बोला था, याद होगा सबको, जिसने भी मेरी पहली वीडियो देखी है, देखी नहीं देख क्या, उसमें मैंने स्ट्रैटेजीज बताई हैं कि कैसे 12th क्लास बहुत बढ़िया हो जाएगी तुम लोग की, कैसे तुम मिनिमम एफर्ट्स करोगे और मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और मैंने उसमें अपना टाइम टेबल भी बताया था। तो आज फ्राइडे, और फ्राइडे के हिसाब से आज हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी थी। तो ऑफकोर्स देखो, सच बताऊँ तुम लोग को, मैंने तुम लोग को इतना बढ़ा दिया पहली वीडियो में कि मेरे को चश्मा लग गया है। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो सीन ऐसा है कि हम लोग को पहला आज इकोनॉमिक्स पढ़नी है। और तुम लोगों ने देखा होगा कि और चैप्टर, और मतलब हम स्टार्टिंग से और ईयर्स में क्या कर रहे थे हम लोग, स्टार्टिंग से हमेशा से क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग से पढ़ते थे। पर ये है इकोनॉमिक्स बेटा, इसमें एक ऑर्डर से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। और तुम देखोगे तुम्हारे यूनिट टेस्ट में, स्कूल्स में, प्री बोर्ड्स में यही चैप्टर्स आएंगे सबसे पहले। तो मैं एक लाइन से पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहला चैप्टर आज इकोनॉमिक्स का, भाई चिल करना, ठीक है। मनी क्या होता है? मनी, जेब में हाथ डालो किसी पे तो होगा। मैं तो गरीब हूँ, 10 रुपए के नोट पड़े हैं दो। मनी क्या होता है तुम लोगों को पता है ना, दिस इज मनी, ओके। तो इसी के ऊपर पूरा चैप्टर है। आओ समझते हैं मनी से पहले क्या होता था, क्या करते हैं, क्या करते थे, ठीक है। इजी है, चिल करो, कोई टेंशन नहीं है। तुम्हारा भाई खड़ा है ना, पूरा चैप्टर समझाएगा। इसके बाद मैं नोट्स दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहे उससे नोट्स पढ़ लो या तो कुछ भी चलेगा, ठीक है। तुम बुक से भी पढ़ लोगे तो भी चलेगा, कोई टेंशन है नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं है तुम लोगों का, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक इज बार्टर सिस्टम। भाई बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम तो सुना होगा ना, क्या होता है? नहीं सुना? नहीं सुना, ठीक है। बार्टर सिस्टम बेसिकली, जब पहले हम लोगों के पास मनी नहीं हुआ करता था ना, जब हम पे नोट्स नहीं होते थे, जब ब्रिटिशर्स आए थे, याद है ब्रिटिशर्स आए थे, उससे पहले जब हम पे ना नोट्स हुआ करते थे ना कॉइन्स हुआ करते थे, उससे पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम इज द सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। याद है पहले के टाइम पे किसी पे करेंसी नहीं होती थी, तो एक बंदा केला ले रहा है और उसके केला दे रहा है और उसके बदले में उसको सेब मिल रहा है। तो ये सब पहले बार्टर सिस्टम चलता था, समझ रहे हो। तो सबसे पहले टॉपिक है व्हाट इज अ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरा एक दोस्त है अनंत नाम का, ठीक है। मेरे पे एप्पल्स है, मान लो अनंत नाम का मेरा एक दोस्त है, उस पे है केले। मेरे को केले चाहिए और उसको एप्पल्स चाहिए। तो अब हम दोनों एक्सचेंज करेंगे, इसी को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में जो इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है उसको बोलते हैं C2C इकोनॉमी, ठीक है। C2C को बोलते हैं कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, बिकॉज इसमें कमोडिटी से कमोडिटी एक्सचेंज होती है। बेसिक है, सिंपल है, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब भाई बार्टर सिस्टम है, कुछ तो ड्रॉबैक्स होंगे ना यार। अभी हम लोग मस्त पैसा यूज करते हैं, कुछ भी लेते हैं, कोई भी चीज लेके आ जाते हैं, ठीक है। चीजी का प्लान बनाया आप लोगों ने, ठीक है। हाँ, तो कुछ भी लेके जाते हैं, कुछ भी लेके आ जाते हैं, मस्त, कोई टेंशन नहीं होती। बट जब बार्टर सिस्टम था, हम पे कोई करेंसी ही नहीं थी, ठीक है। तो ये इससे पहले कि चलो बात करते हैं क्या हुआ था भाई। पहले बार्टर सिस्टम आया, फिर ये गया, उसके बाद हम लोगों पे बहुत मेटल कॉइन्स आए। याद है पहले सिल्वर के कॉइन्स चलते थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, कॉपर के कॉइन्स चलते थे। उसके बाद हम लोग करेंसी पे आए, नोट्स पे आए, और अब तो देखो क्रेडिट कार्ड्स, यूपीआई, ये सब चल रहा है, ई मनी सपोर्ट हो रहा है। तो हम कहाँ आ चुके हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था हम लोग का? ड्रॉबैक्स क्या थे बार्टर सिस्टम की कि हमें मनी की तरफ शिफ्ट होना पड़ा। सबसे पहले ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है, मैं जानता हूँ, समझाता हूँ। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। बहुत सिंपल है, समझ लो उसमें क्या लिखा है, डबल कोइंसिडेंस मतलब दो बार कोइंसिडेंस, ऐसा समझ लो। अब ये एग्जांपल लेते हैं, मैं हूँ, मेरा दोस्त है श्याम, ठीक है। अब शाम को क्या चाहिए कि शाम को भाई केले चाहिए, ठीक है। बट उसको क्या चाहिए, उसको बदले में सेब चाहिए। अब मान लो मेरे पे तो सेब है नहीं, मैं तो सोच रहा था कि मैं उसको जूते दूंगा और वो मेरे को केले दे देगा, पर वो कहता है नहीं भाई, मेरे को तो केले के बदले में सेब ही चाहिए। अब जब मेरे पे तो सेब है नहीं और उस पे केले हैं, वो मेरे को चाहिए, बट मेरे पे तो सेम है ही नहीं जो उसको चाहिए। तो जो कोइंसिडेंस है बार्टर सिस्टम में, कोइंसिडेंस क्या होना चाहिए, दो साइड से होना चाहिए। एक तरफ से कोइंसिडेंस होगा जिसको कुछ चाहिए होगा, ठीक है, दूसरी तरफ से उसको वो मिल रहा हो, ठीक है, और जो पहले वाले को जो चाहिए उसको वो दूसरी तरफ से मिल रहा हो। तो दो तरफ से कोइंसिडेंस होगा, तभी तभी डबल कोइंसिडेंस हो पाएगा, ठीक है। बट बार्टर सिस्टम में क्या है, जरूरी थोड़ी ना कि मेरे को चाय चाहिए और तुम बदले में मैं कॉफी देने को तैयार हूँ। अब क्या पता सामने वाले को कॉफी चाहिए ही ना हो। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला ड्रॉबैक था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस होगा। डबल कोइंसिडेंस बहुत रेयर ही हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इसको जो चाहिए वो मेरे को भी मिले, ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे कह सकते हो इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है बार्टर सिस्टम का, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। फिर सेकंड इज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर समझ लो, किसी चीज का कॉमन मेजर, जैसे अभी तुम देख रहे हो कितना सिंप्लीफाइड है, तुम वेट्स को यूज करते हो। जैसे तुम मान लो जलेबी लेने गए, ठीक है, अरे यार मैं डाइट पे हूँ, नहीं करना चाहिए, ठीक है। जलेबी लेने गए, तुमने 10 ग्राम जलेबी बोली, 10 ग्राम तो बहुत कम हो गई भैया, ठीक है, ठीक है। तो बट तुम पे अब एक सिंप्लीफाइड मेजर है ना, जिसके बदले में वो मेजर करके तुम्हें देंगे, ठीक है। अब वो कहेंगे 10 ग्राम जलेबी कितने रुपए की है, वो कहेंगे भैया 5 रुपए की है 10 ग्राम जलेबी, मान लेते हैं, ठीक है। तो वो कहेगा कि किसी चीज का मेजर तो है ना, बट उस टाइम पे क्या होता था, मान लो पैसे तो है नहीं हमारे पास, अब जो ये सेब मैं उसको दे रहा हूँ, और समझ लो एक बंदा है, इसको सेब चाहिए और ये बदले में घोड़े दे रहा है उसको, तुम समझ लो एक सेब और एक घोड़ा एक्सचेंज हो रहा है।
तो घोड़े की तो वैल्यू बहुत ज़्यादा हुई ना अभी के टाइम पे देखें तो, पर सेब की वैल्यू तो बहुत कम है। तो इस हिसाब से जो एक बंदा है वो तो सफ़र ही कर रहा है ना भाई, तो किसी चीज़ का कॉमन मेजर ही नहीं है, वो कुछ भी एक्सचेंज कर रहे हैं। उस टाइम पे क्या होता था, अब आप कहोगे भाई किसी चीज़ में तो मेजर होगा, तो उस टाइम पे मेजर होता था डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, ठीक है, जिस चीज़ की डिमांड और सप्लाई होती थी उसी हिसाब से होता था वो, ठीक है। तो अब उस चीज़ पे बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि एक बंदा तो हमेशा सफ़र कर ही रहा है, कोई कॉमन मेजर ही नहीं है किसी चीज़ को वैल्यू का, कोई भी कॉमन मेजर नहीं है। इसको घोड़े दे दिए, मैंने एग्जांपल दिया, उसने सेब दे दिया, कितना बड़ा लॉस हुआ उस बेचारे का, क्या गलती थी शामू की, ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई में मेजर होता था, ये दूसरा ड्रॉबैक है, ठीक है। ईजी है, आराम से चिल करो, ठीक है। तीसरा, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये बहुत भारी वर्ड है, समझ रहा हूँ, ठीक है। बुक खोल के बैठना साथ में, मैं जो बोल रहा हूँ समझते रहना, ठीक है। लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, ठीक है। डेफर्ड पेमेंट पता है, जानते हो क्या होता है? डेफर्ड मतलब तुमने पढ़ा होगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। डेफर्ड मतलब जो बाद में डिराइव होगा, बाद में। तो डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड पेमेंट वो होते हैं जो हम लोग आज खरीद लेते हैं, बट उनका पेमेंट हमें बाद में करना होता है। जैसे आज के टाइम में हम बैंक से लोन देते हैं, लोन लेते हैं और उसके बाद हम उनको पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो हम बाद में पेमेंट करते हैं ना, साथ में इंटरेस्ट भी देते हैं। अब उस टाइम पे क्या था कि भाई तुम मान लो तुमने किसी से सेब के बदले में लोन लिया, तुमने उससे कहा कि 4 सेब दे दो, मैं तुम लोग को बाद में लौटा दूंगा, 2 साल बाद लौटा दूंगा, मान लो, ठीक है। अब भाई मैंने बोला उस टाइम पे किसी चीज़ का कॉमन मेजर तो था नहीं, तो ये कितनी मुश्किल होती होगी, तुम समझ रहे हो, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट करने में, कि मैंने सेब तो दे दिया। अब 2 दिक्कतें आ सकती है मेनली, कि जब मैं वापस उसको रिटर्न करने जाऊंगा तो सेम क्वालिटी का सेब कहाँ से लाऊंगा मैं, जो क्वालिटी का सेब उसने मेरे को तब दिया था उस क्वालिटी का सेब मैं अब कहाँ से लाऊंगा, समझ रहे हो आप लोग। तो ये बहुत दिक्कत हो गई इस बात में, ठीक है। और दूसरा क्या है, देखो भाई क्या पता है, मैंने बोला उस टाइम पे डिमांड और सप्लाई से सब चलता था। मान लो इस टाइम पे जो सेब है उसकी वैल्यू 100 रुपये क्या, उस समय रुपये ही नहीं थे, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी तो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा थी, बाद में उसकी डिमांड भी गिर गई। तुम समझ रहे हो, तो कितनी दिक्कतें आती थी स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट में, समझ रहे हो, क्योंकि सेम क्वालिटी का ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है प्रोवाइड करना फिर से, और बाद में डिमांड और सप्लाई की वजह से उसकी वैल्यू गेन या लॉस करे हो गई तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। नोट्स में दूंगा, वो पढ़ लेना, लो मैं समझा रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, नोट्स में बहुत ईजी लिखा है मैंने सब, ठीक है। चौथा है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, 2 है इसमें देखो एक्चुअली, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब स्टोर ऑफ वैल्यू तो तुम समझ गए, किसी चीज़ के तुम्हें करेंसी या वैल्यू स्टोर करनी है। अब मान लो तुम्हें स्टोर करने थे सेब छोड़ो, दूध स्टोर करना है तुम्हें, मान लेता हूँ दूध तो तुम्हें पता है नॉन ड्यूरेबल आइटम है भाई, तुम स्टोर करोगे 3 या 4 दिन बाद खराब ही हो जाना है, तो तुम उसे स्टोर कैसे करोगे, है ना। आज के टाइम पे हम करेंसी को कब तक के स्टोर कर लेते हैं, कभी तक भी स्टोर कर रखते हैं, वो खराब थोड़ी ना होने हैं, वो तो बैंक में डिपॉजिट्स हैं, वो भी कभी खराब थोड़ी ना हो जाएंगे, सड़ नहीं जाएंगे ना। जैसे पहले सेब था, जैसे मैं सेब का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सबसे सिंप्लीफाइड ले लेता हूँ, कभी ना कभी तो वो खराब होगा ना भाई, तो स्टोर कैसे करोगे। दूसरा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मान लो तुम्हारे रिश्तेदार को जरूरत पड़ गई, तुम्हारा रिश्तेदार रहता है कानपुर में रहता है रिश्तेदार, मैं तो क्या कहीं और रहता हूँ कानपुर में रहता है तुम लोग का रिश्तेदार, ठीक है। तो बेसिकली वो कहता है भैया मेरे को यार ज़रूरत है यार, मेरे को सामने वाले से दूध चाहिए, पर वो कह रहा है कि मेरे को सेब ही देना है उसके बदले में। अब तुम कहोगे ठीक है सेब तो मेरे पास है, पर मैं सेब उसको दोगे कैसे जाके, कितना मतलब कितना तुम सोच रहे हो कितना दूर हो गया कानपुर तुम्हारी जगह से, तो ट्रांसफर करने में कितनी दिक्कत आ गई, समझ रहे हो। अब करेंसी है, तुम तो यूपीआई कर देते हो एकदम से, अब तो यूपीआई चल रहा है भाई, हम तो फैम पे वाले हैं अभी भी, नहीं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू करना बहुत मुश्किल हो गया, ठीक है। तो ये सब ड्रॉबैक्स थे, कि इनकी वजह से हमें किसकी जरूरत पड़ी, मनी। और तुम लोग जानते हो एक चीज़ भाई, मनी हम लोग खुद नहीं लाए, ब्रिटिशर्स ने एक मॉनेटरी एक्सचेंज डेवलप किया हम लोग के लिए, अभी हम पढ़ेंगे आगे आईईडी में, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो ब्रिटिशर्स ने अच्छे काम भी करे तो है, इनडायरेक्टली देखा जाए तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बार्टर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट इज मनी, भाई मनी ऑब्वियसली जब बार्टर सिस्टम हटा, ये सारी दिक्कतें थी, तो उसकी जगह हमें कुछ तो चाहिए था, तो हमारी क्या आया, मनी आया। अब बेसिकली मनी क्या होता है, मनी दिखाया तुम लोग को, मनी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, इवोल्यूशन भी बता दिया कैसे मनी का इवोल्यूशन हुआ। अब ये देख लो, ये मनी है मेरे पास, मनी की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, मनी, ये देखो ये मनी की फंक्शंस है, ठीक है, ये 4 फंक्शंस है मनी के, इसी से डेफिनेशन मनी है मनी की, ठीक है। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज के लिए यूज होता है, मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर करने के लिए यूज होता है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू लिखने की जरूरत है, स्टोर ऑफ वैल्यू। तो यही सिंपल मनी की डेफिनेशन बन गई कि मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ये बोलने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, कुछ भी भाई यही सब चारों लगा दो और तुम्हारी डेफिनेशन बन गई, इजीएस्ट है, ठीक है। मनी इज एनीथिंग विच मेरे साथ बोलो, ठीक है, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ये हो गई मनी की डेफिनेशन। ये फंक्शंस मैं बता दूं तुम लोगों को, ठीक है। उससे पहले फॉर्म्स ऑफ मनी हमारी बुक में दे रखा है, पहले नहीं था, अब आया टॉपिक, 2 साल पहले ऐड हुआ है, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। तो बेसिकली पहले इनमें डिफरेंशिएट करना है और इनमें डिफरेंशिएट करना है। पहला है फियाट मनी, ठीक है। फियाट मनी क्या होता है, बेसिकली
फियाट मतलब तुम समझते हो क्या होता है? फियाट मतलब होता है ऑर्डर या लीगल ऑर्डर या लीगल नोटिस ऑफ गवर्नमेंट। तो जो भी मनी जो गवर्नमेंट के ऑर्डर से इशू हुआ है या गवर्नमेंट के ऑर्डर से चल रहा है उसको ही हम बोलते हैं फियाट मनी। जैसे अभी ये 10 का नोट है, मान लो जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर 2016 को, ठीक है, जहाँ तक मेरे को याद है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे 500 और 1000 के नोट हट गए थे, ठीक है, 1000 नहीं 2000 आ गए, ठीक है। तो अभी ये 10 रुपये का नोट आया है, अभी अगर गवर्नमेंट मना कर दे चलाने से तो ये भी हट जाएगा, ठीक है। तो ये किसकी वजह से चल रहा है? गवर्नमेंट के लीगल मतलब लीगल उसने हम लोग को वो किया है, गाइड किया है, हम लोग बाउंड है ये सब एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। हम मना नहीं कर सकते ये लेने से, कोई भी आप किसी भी दुकान वाले पे जाओगे मना थोड़ी ना कर देगा बताने से। तो फियाट मनी इज दैट मनी विच इज इशूड बाय द ऑर्डर और लीगल नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट। फियाट मनी को हम लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं क्योंकि इट इज लीगली एक्सेप्टेड एवरीवेयर एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, जनरली एक्सेप्टेबल एवरीवेयर, ठीक है। दूसरा आ गया फिड्यूशरी मनी। आप कहोगे फियाट मनी तो ऑर्डर पे था गवर्नमेंट के, अब फिड्यूशरी मनी गवर्नमेंट ने नहीं कहा तुम एक्सेप्ट करो ही करो, तुम्हारी मर्जी है। अब तुम मान लो तुम लोन्स लेते हो, ठीक है, अब जो तुम मान लो तुम हो पेयर, ठीक है, ट्रस्टी हो, तुमसे लोन लिया गया है, ठीक है भाई, और तुमने अपने दोस्त को लोन दिया। बेसिकली एक एग्जांपल दे देता हूँ कि तुम हो भाई, तुमने अपने दोस्त को लोन दिया है, अब तुम तो भाई गवर्नमेंट ने तो नहीं कहा है ना कि भाई तुम लीगली एक्सेप्टेबल हो ये लेने को, ठीक है भाई। तो सीन क्या है, अब लोन तो मैंने ले लिया भाई, अब मेरे को पता नहीं है वो देगा या नहीं देगा मेरे को। तो ये जो हमारा फिड्यूशरी मनी होता है ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट होता है बिटवीन द पेयर एंड पेई, ठीक है, जो पे कर रहा है और जो पेई है, ठीक है, उन दोनों के ट्रस्ट के बीच में होता है फिड्यूशरी मनी। तो मेरे को उस पर ट्रस्ट था, मैंने इसीलिए उसको लोन दिया, वरना मैं कभी उसको लोन नहीं देता। जैसे चेक हो गया, चेक इस करेंसी नहीं है, ठीक है, अब तो चेक तो भाई बाउंस भी हो जाते हैं, ठीक है भाई, गवर्नमेंट ने भी नहीं कहा कि एक्सेप्ट करो, चेक तो बाउंड हो जाता, चेक बाउंस भी हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो ट्रस्ट है ना हम दोनों के बीच में, उसी की वजह से हम एक्सचेंज करते हैं। तो फिड्यूशरी मनी इज एनी मनी विच इज एक्सेप्टेबल ऑन द ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेई, ओके। तो ये हो गया फिड्यूशरी मनी, ठीक है। फिर आ गया फुल बॉडीड मनी। भाई ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक्चुअली, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी, ठीक है। फुल बॉडीड से तुम समझ रहे हो, फुल बॉडी नहीं मेरी नहीं है, ठीक है। फुल बॉडीड बेसिकली, फुल बॉडी मतलब जिसकी, जैसे मान लो मेरे पे 10 का नोट नहीं, सिक्का नहीं है मेरे पे, अभी एक्चुअली सिक्का होगा तुम लोगों पे, तो ऐसा होता है फुल बॉडीड मनी वो होता है जिसकी मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू इक्वल होती है। मनी वैल्यू मतलब 1 रुपए का सिक्का है, मान लो अभी उसकी है नहीं, मैं और तो बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे 1 रुपए का सिक्का है, ठीक है, उसकी मनी वैल्यू है 1 रुपए, और जब उसको बनने में लागत आई है कमोडिटी वैल्यू वो भी 1 रुपए है, मान लो अगर ये दोनों चीजें इक्वल है तो वो फुल बॉडीड मनी है, ठीक है। फुल बॉडीड मनी इज एनीथिंग एनी मनी विच रुक जाओ कॉल आ गया। हाँ, सो कहाँ पे थे हम लोग? फिएट मनी, ओ फुल बॉडीड मनी भी थे। फुल बॉडीड मनी मैंने अभी बताया वो मनी जिसकी कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू इक्वल है, ठीक है। तो अब मैं इसका एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे पहले के टाइम पे लोग के सिल्वर कॉइन्स या मेटल कॉइन्स नहीं, एक्चुअली कॉपर के कॉइन्स, ब्रॉन्ज के कॉइन्स, गोल्ड के कॉइन्स चलते थे, याद है। उनकी मटीरियल वैल्यू या कमोडिटी वैल्यू कह दो, मनी वैल्यू के हमेशा इक्वल होती है, तो उनको हम बोलते थे फुल बॉडीड मनी। फिर आया क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी वो मनी होता है जिसकी मनी वैल्यू मतलब जो उसका पैसा है, जैसे 1 रुपए का सिक्का, अब मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, उसकी मनी वैल्यू 1 रुपए की, जैसे 5 रुपए का सिक्का ले लो, ठीक है, उसकी मनी वैल्यू है 5 रुपए, बट उसको बनने में तुम जानते हो इतना सा मेटल है, उसको बनने में क्या ही कितना रुपया लगा होगा, 1 रुपए लग गया होगा, 2 रुपए लग गया होगा। तो क्रेडिट मनी इज दैट मनी जिसकी मनी वैल्यू ज्यादा होती है कमोडिटी वैल्यू से, ठीक है, दैट इज क्रेडिट मनी। अब तुम लोग जानते हो 5 रुपए का मोटा सा सिक्का आता था, आई नो सबने यूज करा ही होगा, 5 रुपए का मोटा सा सिक्का आता था, अगर याद हो तुम लोगों को। पता है वो बंद क्यों हो गया? वो जो था वो बहुत मोटा सा सिक्का था, तुम जानते हो, तो उसकी जो कमोडिटी वैल्यू थी ना वो ज्यादा थी। तो क्या हो रहा था, बांग्लादेश में लोग उसको लेके जा रहे थे और उसको पिघला के ब्लेड बना रहे थे। अब एक उससे 4-4-5-5 ब्लेड बन जा रहे थे, और ब्लेड तो तुम्हें पता है 5-6 रुपए के बिकते हैं, तो उससे वो बल्क प्रोडक्शन कर रहे थे, यहाँ से सिक्के लेके जा रहे थे और वहाँ पे ब्लेड बना रहे थे। इसी की वजह से हमारा वो 5 का सिक्का भी बंद हो गया। तो बड़े मेरे को तो बहुत प्यारा लगता था वो, मजा आता ना भारी से खेलने में उससे थोड़ा, ठीक है। तो ये है भैया हमारे फॉर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद आ गए फंक्शंस ऑफ मनी। अब तुम सोचो मनी को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इतने सारे ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। तो जब मनी आया तो उसने ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो हमारे फंक्शंस क्या हुए मनी के? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना। अब जब हम एक्सचेंज करते हैं हम लोग को ये टेंशन नहीं है कि सामने वाला इसको लेगा या नहीं, मतलब सामने वाले पे ये कमोडिटी होगी या नहीं होगी। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हमारे मनी ने सेल और परचेज के एक्ट को अलग कर दिया। पहले सेल और परचेज एक ही चीज हो गई, ये ले रहा है दे रहा है, तो सेल और परचेज को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते थे। अब सेल और परचेज एक अलग एक्ट है, हम पैसे ले रहे हैं दे रहे हैं, ठीक है। अब हमें कुछ भी लेना है, हम पैसे देंगे और हमें वो चीज मिल जाएगी। तो मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। दूसरा इज मनी एक्ट्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। पहले के टाइम पे देखा तुमने, उसका लॉस हुआ बेचारे का, घोड़ा इतना बड़ा दे दिया उसने एक सेब के बदले में, सेब खाया घोड़े से तो वो मजे कर रहा है, पूरा घूमने जा रहा है।
वो सिर्फ सेब खाया, सेब खत्म हो गए, तो कितनी दिक्कत होती थी। अब हम लोगों पे है मेजर ऑफ वैल्यू, एक कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू है बेसिकली। हम मनी के अकाउंट्स में कुछ भी मेजर कर सकते हैं उसका, ठीक है, कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरे पास एक ये बॉटल पड़ी है मान लो, ठीक है, और ये डस्टर पड़ा है, भाई कोई भी पागल नहीं होगा ये दे देगा एक दूसरे के बदले, क्योंकि बॉटल कितनी 200-250 रुपए की होगी, डस्टर तो 10 रुपए का है, ठीक है। तो मनी एक्ट्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, हम कोई भी चीज की वैल्यू मेजर कर सकते हैं मनी के टर्म्स में बेसिकली, ठीक है, सिंपल। और जो ये दोनों फंक्शंस थे ना, ये मनी के प्राइमरी फंक्शंस थे, ठीक है, प्राइमरी, ये प्रिमिटिव, ठीक है। फिर जो ये बचे हुए दो फंक्शन है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट जो मैंने अभी बताया, और स्टोर एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, तीन है एक्चुअली। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू भी एक है, पहले नहीं होता था, बट ये जरूरी नहीं है, बट हाँ ठीक है जान लो तुम। ये है सेकेंडरी फंक्शंस, ठीक है, सेकेंडरी फंक्शंस या डेरिवेटिव फंक्शंस भी बोलते हैं ना, ठीक है। तो पहले बनाया था स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट कि वो सेब ले गया भाई, बट अब जो सेम क्वालिटी का सेब वो कैसे प्रोवाइड कर पाएगा, और क्या पता उसकी डिमांड या वैल्यू चेंज हो गई हो। अब आज के टाइम पे देखा तुमने स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मतलब कितना इजी हो गया, तुम बैंक से जाके लोन लेते हो और तुम उन्हें नॉर्मल पेमेंट के साथ इंटरेस्ट अमाउंट भी दे देते हो, कितना इजीली पे कर सकते हो तुम। तो मनी इज एनीथिंग विच इज एक्ट और या विच एक्ट्स या हेल्प अस टू पे इट। हाँ, तो मैंने बताया अभी भाई, जैसे याद है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट क्या होता है भाई। उस समय बेचारे शामू का घोड़ा, और उसने घोड़ा दे दिया और इसने सिर्फ सेब ले लिया भाई, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। मैंने एग्जांपल दे दिया मेजर ऑफ वैल्यू को, ठीक है। अब आया स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। उस टाइम पे मैंने बताया था कि याद है, मान लो तुमने सेब में लोन ले लिया है, लोन क्या है तो बाद में चुका देंगे, सेब ले लिए, 4 सेब ले लिया, अब तुम सेम क्वालिटी के सेब कैसे लेके आओगे, और क्या पता उनका डिमांड या सप्लाई बढ़ गया, और डिमांड बढ़ गई तो वैल्यू भी बढ़ जाएगी उस हिसाब से करस्पॉन्डिंगली, ठीक है। तो वही बात आ जाती है। तो हम उस टाइम पे डेफर्ड पेमेंट करना ईजी नहीं होता था, बट आज के टाइम पे तुम देखोगे, तुम्हारे घर में या फिर कहीं भी हम लोन्स लेते हैं, होम लोन लेते हैं, स्टडी लोन लेते हैं, कुछ भी एजुकेशन लोन लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, आई एम सॉरी, ठीक है। तो मतलब इजी हो गया कितना कि हम बैंक का नॉर्मल जो हमें अमाउंट होता है अमाउंट देना है, साथ में इंटरेस्ट अमाउंट पे करना है, सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट, और कितना इजीली डेफर्ड पेमेंट हम लोग कर पा रहे हैं एक्सेस, ठीक है। कोई टेंशन नहीं आती, बैंक कहता है भाई ले लो लोन जितना लेना है, बस इंटरेस्ट पेमेंट दो, साथ में हमारा जो प्राइमरी अमाउंट है वो भी साथ में पे कर होता चला जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मनी की वजह से कितना ईजी हो गया, ठीक है भाई। नोट जरूर पढ़ना, ये सब पढ़ लेना, मैं समझा रहा हूँ, ईजी समझा रहा हूँ, एकदम बुक से पढ़ोगे बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है, फिर मेरे नोट से पढ़ना बहुत ईजी है, आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टोर एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ठीक है। इधर भी पढ़ा था स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर कैसे करोगे भाई, दूध को स्टोर कैसे करोगे, 3 दिन बाद खराब हो गया, सड़ गया तो, बट मनी कैन बी स्टोर्ड, क्योंकि जैसे देख लो पहले के टाइम पे होता था कि जैसे डाउरी सिस्टम था, दहेज वगैरह था, ठीक है। अभी तो नहीं होता इतना आजकल, तो ठीक है। तो भाई अब तो नहीं होता उतना, ठीक है, खैर जो भी है हम लोग का स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। स्टोर कैसे करोगे भाई, उस टाइम पे स्टोर नहीं कर पाते, दूध नॉन ड्यूरेबल आइटम है, 2 या 3 दिन बाद तो खराब हो जाएगा। आज के टाइम पे तो चलो पैक्ड आइटम आ गए हैं, 6-7 दिन फिर भी स्टोर कर लेते हैं केमिकल करके, बट उस टाइम पे क्या 3 या 4 दिन सड़ जाएगा दूध भाई, उसके बाद खराब हो जाएगा, तो फायदा ही नहीं है स्टोर करने का। बट आज के टाइम पे मनी तुम कब तक स्टोर कर लेते हो, पहले याद है घर वाले पैसे जोड़ते थे पढ़ाई के लिए कि कॉलेज जाएगा बच्चा तो यूज हो जाएंगे वहाँ पे, या फिर दहेज के लिए जोड़ते थे लड़कियों के लिए, IAS, वैसे अब तो वो होता नहीं और नहीं होना चाहिए, गिफ्ट चल रहे हैं आजकल तो, ठीक है, गिफ्ट्स। तो मनी इज एनीथिंग विच कैन बी स्टोर्ड ओके। कितने भी अमाउंट तो कितने भी टाइम तक तुम स्टोर कर सकते हो, मनी को कोई टेंशन ही नहीं है तुम लोगों को कि मनी कब तक भी है भाई, पड़ा हुआ है बैंक में, डिपॉजिट है, वो खराब नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो मनी कैन बी स्टोर्ड। फिर मनी एक्ट्स एज अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब तुम्हारे कानपुर में याद है चाचा को जरूरत पड़ी थी पैसों की, उन्हें पैसा नहीं दोगे क्या, पैसा मांग रहे हैं यार, उनको जरूरत है। अब तुमने फोन उठाया, सीधा फोन नहीं है मेरे उधर है, ठीक है, तुमने UPI करा, उनको पैसा पहुंच गया, तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मनी ऐसा जरूरी नहीं है UPI तो अभी आया, नॉर्मली मनी को भी ट्रांसफर करना इजी था। अब तुमने मान लो घोड़े भेजने हैं भाई, तो तुमने क्या ट्रक मंगाओगे क्या भाई, तो अभी तो मनी भेज सकते हैं इजीली, ठीक है। और अभी ध्यान से सुन लो, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट के लास्ट टॉपिक है, ठीक है। मनी हो गया, मनी के फंक्शंस हो गए, फॉर्म्स हो गया, देन इट इज मनी सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज मनी सप्लाई। किसी से चैटिंग कर रहे हो, उनसे कहो 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट में क्लास एंड हो रही है, 10 मिनट में मैक्स, ठीक है। उनसे कहो, आप तो 2x में देख रहे होगे, उनसे कहो 5 मिनट रुक जाओ, मैं मैडम जी या सर जी कर रहा हूँ 5 मिनट मैसेज, ठीक है। फिर मनी सप्लाई की डेफिनेशन बनाता हूँ, बता दो, ठीक है, तुम लोग आराम से समझना। मनी सप्लाई इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल, या पीपल बोल दो या पब्लिक बोल दो, ठीक है, हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम याद रखना, ठीक है। आगे एक चीज बोलूंगा, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। फिर से बोलो, मनी सप्लाई इज टोटल अमाउंट ऑफ वैल्यू हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ मनी मतलब पब्लिक में इस समय टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, एक इकोनॉमी में। पॉइंट ऑफ टाइम से क्या समझ आता है कि एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अब मान लो तुम कहोगे
कि आज कितना पैसा है तुम्हारे पास भाई, तो उसके लिए तुम आज देखोगे या बाद में देखोगे, अभी देखोगे ना, तो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज मनी, और भी चीज़ें बता देता हूँ। मनी में, मनी सप्लाई में वही चीज़ें आती है, जैसे मनी यूजिंग सेक्टर्स आते हैं, मनी क्रिएटिंग सेक्टर्स नहीं आते। जैसे मनी यूजिंग हम लोग पैसा यूज़ करते हैं तो हम लोग पे स्टोर्ड है, वही आएगा मनी यूजिंग सेक्टर में। मनी क्रिएटिंग सेक्टर्स वो होते हैं जो मनी को क्रिएट करते हैं, जैसे हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट करता है मनी को, तुम लोग जानते हो, ठीक है। तो वो मनी क्रिएटिंग सेक्टर है। गवर्नमेंट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करते हैं, तो वो सब इंक्लूडेड नहीं होते। जो मनी यूजिंग सेक्टर आते हैं, जैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वही सब इंक्लूडेड होता है मनी सप्लाई में, ठीक है। ये हो गया मनी सप्लाई, ठीक है। इट्स अ स्टॉक कॉन्सेप्ट बिकॉज इट्स यूज एज अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जेब में पैसा अभी कितना वो देखेंगे ना, पूरे साल में जेब में कितना पैसा है कैसे काउंट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अब देखो मनी सप्लाई के 4 मेजर्स होते हैं वैसे तो, बट हमें इस साल सिर्फ M1 ही पढ़ना है, ठीक है। M1 ये मोस्ट लिक्विड है, ठीक है। इसमें लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा है, जैसे बढ़ते जाओगे तो आगे लिक्विडिटी बढ़ती जाएगी, ये जानना वैसे ज़रूरी नहीं है। तो M1 की कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है। मैं M1 की कंपोनेंट्स यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इधर है देखो, C + DD + OD। C क्या है, कैश एंड करेंसी विद पीपल या पब्लिक, ठीक है। कैश, करेंसी या कॉइन्स भी बोल सकते हो, ठीक है। कैश एंड करेंसी, हाँ, तो कहाँ पे दें, C फॉर कैश, करेंसी या कॉइन्स, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर आगे DD मीन्स डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक बोल सकते हो, प्राइवेट बैंक, ठीक है। ओह शिट, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट्स हो गया, DD से आ गया डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज OD, ठीक है। OD मीन्स अदर डिपॉजिट्स विद RBI, ठीक है। मैं लिखूँ अदर डिपॉजिट्स, लिख देता हूँ अदर डिपॉजिट्स विद RBI। जैसे बाहर IMF वगैरह, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स वगैरह, RBI नहीं, वैसे तो सेंट्रल बैंक लिखते हैं, बट हमारा सेंट्रल बैंक RBI है, तो मैं अदर डिपॉजिट्स विद RBI लिख देता हूँ, ठीक है। अदर डिपॉजिट्स विद RBI, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ M1 में क्या क्या आता है। C फॉर कैश, करेंसी एंड कॉइन्स, जो भी हमारी इकोनॉमी में कैश है, अभी दिखाया 10 रुपये का नोट बहुत गरीब हूँ, ठीक है। ये कैश जितना भी लोगों पे है, ये सब कॉइन्स वगैरह सब आ जाते हैं C में। C फॉर कैश एंड करेंसी M1 का पहला कंपोनेंट है, ठीक है। दूसरा डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स तुम जानते हो क्या होता है, जैसे तुम लोगों ने बैंक में लोन कह रहा हूँ, पैसे जमा कर रखे होते हैं, अब तुम डिमांड में कभी भी उनको बाहर निकाल सकते हो, ठीक है, जब तुम्हारा मन हो, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, तो वो सब डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं विद कमर्शियल बैंक। तो डिमांड डिपॉजिट्स में एक चीज़ याद रखना, डिमांड डिपॉजिट्स वही आते हैं, सिर्फ नेट डिमांड डिपॉजिट्स आते हैं, तुम समझ लो। जैसे नेट डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं जो हम लोग करते हैं बैंक के साथ, बट जो बैंक एक दूसरे के बीच में डिमांड डिपॉजिट्स करते हैं ना, वो इंक्लूड नहीं होते डिमांड डिपॉजिट्स में। तो मेरा मतलब क्या है, इंटर बैंक डिपॉजिट्स वो सब इंक्लूड नहीं होते। बुक में भी लिखा है, तो नोट्स में भी मैं अच्छे से हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। एक चीज़ बस याद रखोगी, जो इंटर बैंक डिपॉजिट्स है वो इंक्लूड नहीं होते, जो हम लोग के बीच में हो रहे हैं ना, बैंक और हमारे बीच में, आई एम रियली सॉरी, वही होते हैं इंक्लूड, ठीक है। और जो नेट, जो हमारे डिमांड डिपॉजिट्स हैं, मतलब जो डिमांड पे हम निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ वही इंक्लूड होते हैं। अब जैसे मान लो तुम्हारे घर वालों ने FD वगैरह करा रखी होगी, FD क्या है, वो डिमांड नहीं है, कभी भी नहीं निकाल सकते, उसका एक पीरियड होता है, स्पेसिफिक पीरियड। तो उसमें से 2 ही ट्रांजेक्शन्स होती हैं, एक FD बनाते हुए, एक तोड़ते हुए, और वो एक टाइम पीरियड होता है, उसी में FD निकलती है, वो डिमांड पे नहीं निकलती। उसको FD जैसे टाइम डिपॉजिट होता है, उसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट, क्योंकि वो एक फिक्स टाइम के लिए होता है। तो सिर्फ नेट डिमांड डिपॉजिट्स आते हैं, और ऊपर से टाइम डिपॉजिट्स भी इंक्लूड नहीं होते उसमें, ठीक है। नेट डिमांड डिपॉजिट्स याद रखना। फिर आ गया OD, मतलब अदर डिपॉजिट्स विद RBI। अदर डिपॉजिट्स विद RBI जैसे कमर्शियल बैंक्स वगैरह डिपॉजिट करते हैं RBI के साथ, गवर्नमेंट वगैरह डिपॉजिट करते हैं RBI के साथ, वो सब चीज़ें अदर डिपॉजिट्स विद RBI में आ गई, ठीक है। ठीक है, लास्ट टॉपिक पे हम लोग सप्लायर्स ऑफ मनी पे, ठीक है। सप्लायर्स ऑफ मनी, हमारे 3 सप्लायर्स ऑफ मनी है जो पैसा हम लोग को बेसिकली सप्लाई करवाते हैं, ठीक है। पहला है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी टू सप्लाई मनी या टू प्रिंट मनी, तुम लोग जानते हो, ठीक है। तो हमारा RBI है बेसिकली, हमारा सेंट्रल बैंक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1935 में बना था, डेट याद रखना, RBI 1935, डेट्स याद रखा करो, बहुत जरूरी है, एग्जाम्स में आती है डेट यार, मैंने खुद एग्जाम दिया, मेरे को पता है डेट्स आती है। तो RBI 1935, जब भी RBI का नाम लो साथ में 1935 ऐड करो, ठीक है। RBI 1935। तो बेसिकली सप्लायर्स ऑफ मनी आगे सेंट्रल बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक इज द सोल अथॉरिटी टू प्रिंट द मनी, ठीक है। बेसिकली सोल अथॉरिटी है, अकेले अथॉरिटी है उन पे जो पैसा सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है RBI, वो बेसिकली 1 रुपये का नोट छोड़ के और सारे कॉइन्स छोड़ के सारे डिनोमिनेशन के नोट्स प्रिंट करता है। 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जितने भी नोट्स आते हैं वो सारे हमारा RBI प्रिंट करता है, ठीक है। 1 रुपये का नोट छोड़ के और 10 रुपये, बेसिकली सारे सिक्के छोड़ के, ठीक है। तो
ये हो गया सेंट्रल बैंक, ठीक है, पहला सप्लायर ऑफ मनी, वो हमारे पे पैसा सप्लाई कराता है। दूसरा इज कमर्शियल बैंक। अब तुम कहोगे भैया कमर्शियल बैंक पैसे छापता तो है नहीं, तो कमर्शियल बैंक हमारा सप्लायर ऑफ मनी कैसे हुआ? अब तुम लोग जानते हो कमर्शियल बैंक में हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हो, कमर्शियल बैंक का मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही होता है, ठीक है, वो हम लोगों को कोई भला करने के लिए नहीं बनाया, ठीक है। तो जो हमारे बेसिकली कमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है, कमर्शियल बैंक वो हम लोगों से डिपॉजिट जो लेते हैं ना उसको फर्दर इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं, हम लोग लोन लेते हैं या लोन देते हैं, मतलब हम लोग लोन लेते हैं बेसिकली, ठीक है। तो उसी के लोन अमाउंट से फिर कोई और को लोन मिलता है, वो सब चलता है। वो क्रेडिट क्रिएशन नाम की एक चीज़ होती है, ठीक है, वो मैं तुम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। बस इतना समझ लो कमर्शियल बैंक सारा इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के मोटिव से, तो वो भी एक ना एक तरीके से पैसा जनरेट करते हैं, ठीक है। तो वो भी एक तरीके से सप्लायर्स ऑफ मनी में काउंट होते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं कहाँ पे था लास्ट तक, गवर्नमेंट पे, ठीक है। गवर्नमेंट में तो जो 1 रुपए का नोट है और जो बाकी सारे सिक्के हैं, भाई बाकी सारी चीजें तो आरबीआई ने प्रिंट करती है, बट बाकी चीजें कौन प्रिंट करेगा? तो बाकी चीजें हमारी गवर्नमेंट प्रिंट करती है। अब जब सारी चीजें अब सेंट्रल बैंक को दे दोगे तो गवर्नमेंट पे क्या रह जाएगा? तो ठीक है, तो जो बाकी बचे 1 रुपए का नोट है और सारे सिक्के हैं वो गवर्नमेंट बेसिकली सप्लाई करती है हम लोग के पास, ठीक है। गवर्नमेंट में भी एक स्पेशल मिनिस्ट्री होती है जिसे हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इतनी बार सर्कल बना दिया 2 बार वीडियो रुक गई है, ठीक है। तो इसमें 1 रुपए के नोट्स और सारे कॉइन्स आते हैं, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिंट करती है, ठीक है। बस इतना ही था चैप्टर में। अब तुम लोग छोटी सी बात सुन जाओ, अब तुम लोग इसके बाद जो भी करो, जिससे भी चैट्स कर रहे थे कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है, 10-15 मिनट या आधे घंटे का रेस्ट लो, बट उसके बाद बुक उठाओ, इधर मेरे नोट्स उठा लेना, मैं नीचे लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का। अब मैं कोई ऐसा वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो नहीं करना चाह रहा हूँ। तो बुक भी अपने में बहुत सफिशिएंट है, कैपेबल है, इजी लैंग्वेज में लिखा है, बट ऐसा है कि मैं अपने नोट्स में सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज अंडरलाइन कर दूंगा, सर्कल कर दूंगा, तो तुम लोग को नोट्स से पढ़ना है तो भी चलेगा। अब तुम लोग 1 मिनट सुनना ना, कि इतना तो तुम लोग को पता है कि अभी मेरा अभी नया ही चैनल है, ये दूसरी वीडियो है, ठीक है। पहली वीडियो तो आई गेस इन्फॉर्मेटिव थी, उसमें कुछ पढ़ाया भी नहीं था मैंने, ठीक है। तो अगर तुम लोग को सही में मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो मैं इतनी एनर्जी से पढ़ाने वाला हूँ, चाहे 1 बच्चा हो चाहे 100 बच्चे हो, तुम लोग को सही में समझ आ रहा है ना, मैं आगे हर चीज समझाऊंगा, तुम लोग को जो भी डाउट्स होंगे कमेंट्स में दोगे, मैं सब न्यूमेरिकल्स वगैरह सब सॉल्व करके दूंगा, तुम लोग की पूरी तैयारी कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो तुम लोग को सही में अगर चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज सपोर्ट करना और फॉलो कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।